Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. I hope you all are doing great. So this is CAB on the go series of ABM और आज है इसका lecture 16 जिसमें हम करने वाले हैं linear programming. So before we move ahead, I want to tell you कि जो लोग ये series for the first time देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस सीरीज में हम 50 ऐसे टॉपिक्स लेकर आने वाले हैं ABM से रिलेटेड जो कि आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और दे विल हेल्प यू अलॉट इन स्टेपिंग फ्यू स्टेप्स फॉरवर्ड अपनी प्रेपरेशन में आप कुछ स्टेप्स फॉरवर्ड ले सकें उस जर्नी में ये बहुत ज़्यादा लेक्चर्स आपकी हेल्प करेंगे तो इन 50 लेक्चर्स को फॉलो ज़रूर करना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें हमने कवर किए हैं साथ ही साथ मैं आपको बता दूं अगर आप कैब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ठीक है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज़रूरी है क्यों ज़रूरी है क्योंकि वो आपको एग्जाम का पैटर्न समझने में काफ़ी मदद करते हैं तो उसके लिए आपको एग्जाम्स में जाना है सबसे पहले edutap.in पर जाना है आपको एंड देन एग्जाम्स के सेक्शन में जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर कैब दिखेगा और यहाँ पर दिखेगा फ्री मटेरियल सो वंस यू क्लिक ऑन दिस फ्री मटेरियल आपके पास यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करने का स्कोप आएगा तो इसको आपको डाउनलोड करना है और इसमें बेस्ट चीज़ जो है वो ये है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं आपको साथ में मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे एमसीक्यूज और ये हर एक कंपोनेंट के मिल जाएंगे आपको यहाँ पर ठीक है तो आपको सिर्फ अपनी डिटेल्स फिल करनी है और ये फ्री ई बुक जो है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो एंड ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू अ लॉट इन गाइडिंग योर प्रिपरेशन सो अगर अभी तक आपने नहीं करी तो इसे आप जरूर कर लीजिए सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट टुडे दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग देखो लीनियर प्रोग्रामिंग लीनियर का मतलब होता है एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है दैट इज वन ठीक है आपने ऐसी वाली इक्वेशंस देखी होंगी ना एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस ए बी वॉट एवर वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स है ना कॉन्स्टेंट क्या होता है कोई भी नंबर जो कि कॉन्स्टेंट रहता है टू है टू क्या है टू एक कॉन्स्टेंट है लेकिन एक्स और वाई की हम कोई अलग अलग वैल्यूज डाल सकते हैं है ना तो एक्स एंड वाई क्या है ये है वेरिएबल ठीक है जो नंबर्स एज इट इज रहते हैं जिनको हम ए बी सी से डिनोट करते हैं दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स ये चेंज नहीं होते वेरिएबल जो है उसमें अलग अलग वैल्यूज आप डाल सकते हो तो एक लीनियर इक्वेशन क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए ज़रूरी है समझना कि लीनियर इक्वेशन क्या है तो लीनियर इक्वेशन वो है जिसमें कि जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर इज वन यानी कि ये कभी भी लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकती क्योंकि इसमें एक्स की पावर टू है एक्स की पावर थ्री हो फोर हो वाई की पावर थ्री फोर टू हो नहीं हो सकती दैट इज नॉट लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इज समथिंग दैट प्रोबेबली लुक्स लाइक दिस ठीक है इसमें ए हो सकता है बी हो सकता मतलब ए लिख सकते हो है ना या एक्स ए प्लस वाई बी प्लस सी कुछ भी मतलब यहाँ पर कांस्टेंट हो सकते हैं लेकिन ये जो है वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज ओनली वन सो दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है लीनियर इक्वेशन की मदद से एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो कि उसकी मदद से हम रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं अगर आपको जैब में किसी ने अगर मुझसे पढ़ा है या फिर कहीं से भी पढ़ा हो ये चीज़ आपने पढ़ी होगी स्कार्सिटी डेफिनेशन में स्कार्सिटी डेफिनेशन जो कि इकोनॉमिक्स की सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड इक्वेशन है वो ये बताती है कि लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास ठीक है जी नीड्स जो है वो हमारी अनलिमिटेड है चाहते बहुत है रिसोर्सेज लेकिन उन चाहतों को कम करने के लिए लिमिटेड है और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं तो आप ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन बनाओ कि आपकी जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम लेवल की हो लेकिन जो आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो वो लिमिट में ही आप कर रहे हो ठीक है तो सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं आपके पास 1,000 रुपए अब इस 1,000 रुपए से या तो आप पिज्ज़ा खा सकते हो या आप मूवी देखने जा सकते हो या फिर आप अपने लिए थोड़ी सी शॉपिंग कर सकते हो अब ये तीनों ही ऑप्शंस 1,000 रुपीज जो कि आपके रिसोर्सेज हैं उसमें आ सकते हैं लेकिन ये रिसोर्सेज लिमिटेड है अनलिमिटेड नहीं है ये सब कुछ नहीं कर सकते आप ठीक है लेकिन मन तो सब कुछ करने का है अब आपने ऐसा कॉम्बिनेशन इस 1,000 रुपए का निकालना है कि आपकी जो सेटिस्फैक्शन है जो आपकी खुशी है वीकेंड में वो मैक्सिमम लेवल पर हो जाए कैसे पता करोगे वो पता कर सकते हो आप लीनियर प्रोग्रामिंग की मदद से मैथमेटिकल इक्वेशंस बिल्ड कर करके ठीक है तो द एम इज टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज सर्टेन रिजल्ट्स अब मैक्सिमाइज मिनिमाइज का क्या मतलब है यहाँ पर मैंने बोला कि आपको अपनी चाहतों को मैक्सिमाइज करना है दिस इज फ्रॉम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन अगर बिजनेसेस की बात करें तो बिजनेसेस में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है कॉस्ट को मिनिमाइज करना है अगर आप एक बिजनेसमैन हो आपकी मन क्या करेगा कि यार जो मेरा प्रॉफिट है वो कम रिसोर्सेज लगा के लिमिटेड रिसोर्सेज लगा के मैक्सिमम आ सके मेरी जो कॉस्ट है जो चीज़ें बनाने में मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं वो कम से कम हो वो मिनिमाइज हो
टाइम जो है मेरा कम से कम लगे, लॉस जो है वो मेरा कम से कम हो। तो ऐसे अलग अलग पैरामीटर्स को मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना जो है वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दिस इज डन टू सर्टेन, दिस इज डन सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि एक कोई चीज होती है, इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब पता है क्या है? ये जो एग्जांपल था 1000 रुपए वाला, इसमें द फैक्ट कि आपके पास सिर्फ 1000 रुपए हैं, ये आपका कांस्टेंट है। यू वांट टू डू ऑल थ्री ऑफ दीज थिंग्स, एक्स वाई जेड, कितनी कितनी क्वांटिटी में आप करोगे वो डिपेंड करता है, लेकिन टोटल जो पैसे अवेलेबल है वो करने के लिए दैट इज आपके पास ओनली 1000। तो हो सकता है कि मैं पिज्ज़ा ना खा के मैं एक छोटा सा मिनी पिज्ज़ा खा लूँ जो कि मुझे पड़ रहा है सिर्फ 200 रुपए का। समझ रहे हो? तो ये 200 एक्स पिज्ज़ा खा लिया। एक्स जो है वो क्या दर्शाता है? वो पिज्ज़ा को दर्शाता है। मूवी की टिकट मैंने बहुत अच्छी प्रीमियम सीट्स वाली नहीं ली, मैंने सस्ते वाली टिकट ले ली, तो मेरे को 300 रुपए की पड़ गई वो टिकट। ठीक है, शॉपिंग मैंने 500 की कर ली। तो दिस विल बी द इक्वेशन फॉर्म्ड। आई होप इट इज मेकिंग सम सेंस टू यू, राइट? अब ये इक्वेशन मैं नहीं कह रही कि एज इट इज आपने फॉर्म कर देनी है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ पे जो 1000 है वो क्या है? वो आपका कॉन्स्टेंट है। ये जो हमने इक्वेशन बनाई जिसमें वेरिएबल भी थे, कांस्टेंट भी थे, मैक्सिमम पावर थी 1, दिस वाज योर लीनियर इक्वेशन। यूज केस, एलपी इज वाइडली यूज्ड इन बिजनेस एंड फाइनेंस डिसीजन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, कॉस्ट रिडक्शन के लिए, प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए एंड रिसोर्स एलोकेशन के लिए। अलग अलग जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है। इसमें तीन चीजें हैं। बेसिक स्ट्रक्चर एक लीनियर इक्वेशन का इस तरीके का रहता है, इसमें तीन कोर एलिमेंट्स रहते हैं। पहला होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये होता है कि आप चाह क्या रहे हो, आपका मन क्या कर रहा है, मैक्सिमाइज करना है किसी चीज को या मिनिमाइज करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो प्रॉफिट है तो उसको मैक्सिमाइज करोगे, कॉस्ट है तो उसको मिनिमाइज करोगे, टाइम है तो उसको मिनिमाइज करोगे, राइट? सो व्हाट फंक्शन यू वांट टू अचीव उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो इक्वेशंस हैं हम उसी के अराउंड बिल्ड करते हैं। कॉन्स्ट्रेंट होते हैं वो लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस जो कि रियल वर्ल्ड में आपके ऊपर हैं, जिनको मैनेज कर कर आपको अपनी ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस अंडर विच द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मस्ट ऑपरेट, लिमिटेड लेबर आवर्स, लिमिटेड रॉ मटेरियल, मशीन आवर्स, वर्किंग कैपिटल लिमिट्स, है ना? मुझे 500 रुपए प्रॉफिट कमाना है, मैं आम बेचती हूँ। ठीक है, लेट्स से आई सेल मैंगोज और मुझे 500 रुपए या 5000 रुपए प्रॉफिट कमाना है आज का, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैक्सिमाइज दिस प्रॉफिट। लेकिन मेरे पास इतने पेड़ ही नहीं है जिसपे इतने आम लगे, है ना? तो वो क्या हो गया? वो मेरी रिस्ट्रिक्शन हो गई, द फैक्ट दैट आई डोंट हैव इनफ रॉ मटेरियल। डिसीजन वेरिएबल, डिसीजन वेरिएबल इज ये जो एक्स एंड वाई, इसमें अलग अलग वैल्यूज डालकर आप देखते हो कि बेस्ट सूटेबल कौन सा है। अब मान लो कि यहाँ पर मेरे पास आम इतने नहीं है, मेरे पास नहीं है इतने रिसोर्सेज कि मैं 5000 तक रीच कर सकूं, लेकिन 5000 के जितना क्लोज मैं आ सकूं उसके लिए मैं क्या कॉम्बिनेशन यहाँ पर लगाऊं एक्स का, कितने आम मैं बनाकर लगा निकाल कर बेचूं, या समझ रहे हो आप कि जो वेरिएबल है मेरे पास उसको कैसे मैं फ्लक्चुएट करूं कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइज हो जाए और मेरे जो कॉन्स्ट्रेंट है वो भी जो है वो फुलफिल्ड रहे, उनको भी मैं तोड़ नहीं रही। मैं कोई ये नहीं बोल रही कि नहीं मैं तो आज ही पेड़ लगा के उस पे 100 किलो और आम लगा लूंगी, है ना? तो कॉन्स्टेंट्स जो है वो भी हैं, उनको भी एक्सेप्ट कर लिया, वेरिएबल में अलग अलग वैल्यूज पुट करके अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज कर दिया। ये है पर्सपेक्टिव लीनियर इक्वेशन का। तो मैंने आपको ये सोच जो है उससे इंट्रोड्यूस किया है इस चैप्टर की। अब हम बात करेंगे, अच्छा थोड़ी सी और बातें और हैं अभी इंट्रोडक्शन में ही, लेकिन उसके बाद हम बात करेंगे कि आपने इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो दो तरीके के मेथड्स होते हैं इसमें। एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है एक और मेथड जो कि थोड़ा सा लेंथी है, उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड के बारे में। ठीक है, और ये ग्राफिकल मेथड भी बहुत लेंथी है, ऐसा नहीं है कि फुल फ्लेजेड क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आपको एज इट इज पूछा जाएगा, बिकॉज फुल फ्लेजेड अगर आया तो आधा घंटा आपका सिर्फ इसी को सॉल्व करने में जाएगा। सो देयर इज अ वेरी लेस चांस के फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आए, लेकिन छोड़ेंगे हम नहीं इस टॉपिक को। तो मैं आपको बहुत एग्जॉस्टिवली बताऊंगी कि ग्राफिकल मेथड क्या है, इसकी हर एक एलिमेंट को मैं डिटेल में समझाऊंगी, और उसी में हमारा आधा घंटा जो है आज का निकल जाएगा। लेकिन एग्जाम में हो सकता है आपको पूरा क्वेश्चन ना पूछकर किसी एक पार्ट के बारे में ग्राफिकल के पूछ लिया जाए, है ना? तो आपको नॉलेज सबकी होनी चाहिए, लेकिन टेंशन नहीं लेनी कि मैम इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे, पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट क्या है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मार्केट डिमांड लिमिटेशंस, कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट, लेबर अवेलेबिलिटी एंड रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी। क्वाइट रेपिटेटिव पॉइंट। Key question that LP answers is
हाउ डू वी अटेन मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम कॉस्ट गिवन दीज कॉन्स्टेंट। अगर हमारे पास कॉन्स्टेंट्स गिवन है तो हम मैक्सिमाइज कैसे करें प्रॉफिट को एंड मिनिमम कैसे करें कॉस्ट को। तो अगेन दीज आर क्वाइट रेपिटेटिव थिंग्स दैट आर रिटन हियर। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, कॉन्स्टेंट है, डिसीजन वेरिएबल्स है। कौन से हैं डिसीजन वेरिएबल्स? एक्स एंड वाई। कंडीशंस क्या है? इंपॉर्टेंट, क्यूट, this is a cute and important concept that you have to remember. For a problem to qualify as a linear programming problem, all of the following must hold. जो भी आप equations build कर रहे हो linear programming में, इन equations को एक तो linearity हमेशा follow करनी है। all equations must be linear। तो जब chapter का नाम ही linear equation है तो उसमें हम कैसे square या cube वाली equations डाल सकते हैं, है ना? तो वो जो equations है highest power will be only one। certainty होनी चाहिए, कुछ कॉफिशिएंट्स नोन होने चाहिए और कांस्टेंट भी होने चाहिए। यानी कि जब आप इक्वेशन बना रहे हो तो उसमें ऐसा नहीं है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड लिखो। दिस कैन नॉट बी एन इक्वेशन। इक्वेशन में कुछ चीज आपको कांस्टेंट यहाँ पर वैल्यू जो है वो उसकी पता होनी चाहिए, ठीक है? नॉन कांस्टेंट आपके पास होने चाहिए, नॉन नेगेटिव होने चाहिए। जो आपके वेरिएबल्स हैं, डिसीजन वेरिएबल्स, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। जीरो हो सकते हैं, जीरो से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है? नेगेटिव होगा तो कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, तो दे कैन नॉट बी नेगेटिव। ऑल्सो डिविजिबिलिटी जो है वो पॉसिबल है, फ्रैक्शन में हो सकते हैं। ये x की वैल्यू कभी 2/3 आ सकती है, लेकिन x की वैल्यू -3 नहीं आ सकती, ठीक है? तो ये चार चीज़ें हैं और ये आपको याद रखनी है व्हेन इट कम्स टू कंडीशंस अबाउट प्रिपेयरिंग अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है जी? तो फिर हम बात करते हैं अब ग्राफिकल अप्रोच की। ग्राफिकल मेथड यूज किया जाता है जब दो डिसीजन वेरिएबल्स हो आपके पास एक्स एंड वाई से रिलेटेड अलग अलग इंफॉर्मेशन है, तो आप ये ग्राफिकल अप्रोच की मदद ले सकते हो टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। सो प्रॉब्लम दी हुई है यहाँ पर। अच्छा, ये प्रॉब्लम ना साथ साथ हम डिस्कस करते चलेंगे। क्वेश्चन जो है वो काफी लंबा चलने वाला है और साथ साथ हम आंसर्स को भी डिस्कस करते चलेंगे। सो प्रॉब्लम है कि आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आप रेडियो एंड टेलीविजन बनाते हो, ठीक है? रेडियोस बना रहे हो और टेलीविजन बना रहे हो। एक्स दर्शाता है नंबर ऑफ रेडियोस को, वाई दर्शाता है टीवीज को। रेडियो की जो वेज कॉस्ट है, रेडियो को बनाने का जो खर्चा है वो 500 आ रहा है, मटेरियल कॉस्ट 500 आ रही है और बेच रहे हो आप 2000 में, ठीक है? तो रेडियो को आप 2000 में बेच रहे हो, जबकि आपका खर्चा कितना था? 500 प्लस 500। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको रेडियो का? सिर्फ 1000 रुपए, ठीक है? दिस इज योर प्रॉफिट। टेलीविजन का क्या सीन है? टेलीविजन में, ये एक्स की बता दूं मैं, हाँ, ये वाई में आपका सेलिंग प्राइस है 6000। 6000 में आप चीज को बेच रहे हो, लेकिन आपकी कॉस्टिंग कितनी निकल के आ रही थी? 2500 आपकी वेज कॉस्ट थी, मतलब जो लोग उस पर आपने लगाए हुए हैं काम करने के लिए, और मटेरियल कॉस्ट है 1500, ठीक है? तो ये टोटल कितना हो गया आपका? 4000। 4000 ही हुआ ना? नहीं, 2000, सॉरी। 4000 इज द कॉस्ट, 2000 इज द प्रॉफिट, ठीक है? तो ये मैंने दो कंक्लूजन से ड्रॉ करके रख दिया। अभी मैंने कोई इक्वेशन नहीं बनाई, कुछ नहीं किया। अब हम बात करेंगे कॉन्स्ट्रेंट्स की। ये क्वेश्चन में ही दिया होगा कि आपको मशीन टाइम कॉन्स्ट्रेंट दिया हुआ है, असेंबली टाइम कॉन्स्ट्रेंट दिया हुआ है, क्योंकि वेजेस बताया ना कि वेजेस बनाने में इतना टाइम लगता है और ये बनाने में इतना टाइम लगता है। तो वेज कॉस्ट कितनी है? 500 है ना? सो रिक्वायर्स 3 आवर्स, 3 घंटे लग रहे हैं आपको रेडियो बनाने में, और 1 घंटा लग रहा है आपको क्या बनाने में? टीवी बनाने में। और टोटल घंटे जो आप दे सकते हो, जो टोटल मशीन आवर्स हैं आपके पास, वो हैं सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे। यानी कि आप या तो 10 घंटे तक काम कर सकते हो या उससे कम काम करवा सकते हो लेबर से, लेकिन उसमें मशीन पे 3 घंटे लगने ही है और टीवी पे 1 घंटा लगना ही है। सो दिस विल बी माई फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन बेस्ड ऑन द वन कॉन्स्टेंट। सेकेंड कॉन्स्टेंट क्या कहता है कि रेडियो में भी 1 घंटा लगता है, अगर असेंबली, मतलब उसको जोड़ के बनाने में, तोड़ मरोड़ के जो हम असेंबली करते हैं उसमें रेडियो में भी 1 घंटा लगता है और टीवी में भी 1 घंटा लगता है, लेकिन आप 4 घंटे टोटल जो है दैट इज द टोटल अवेलेबल टाइम, ठीक है? तो 4 घंटे से ज्यादा आप दे ही नहीं सकते किसी चीज को असेंबल करने में टाइम। तो x प्लस वाई हैज टू बी इक्वल टू और मोर देन 4। सिंपल एक बात बताओ, अब ये मुझे ऐसे ही समझ आ गया, अगर x यहाँ पर 1 होगा तो 4, मतलब अगर मैं एक रेडियो असेंबल कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं 3 टीवी असेंबल कर दूंगी। अगर मैं 2 रेडियो असेंबल कर रही हूँ तो मैं 2 टीवी असेंबल करूंगी। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। सो दिस विल बी माय सेकंड इक्वेशन। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, पहला कांस्टेंट। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन है कि टोटल अवेलेबल कैश कितना है। टोटल अवेलेबल कैश है आपका 12000। तो ये जो 12000 है ये किस चीज में जाएगा?
ये 12,000 या फिर उससे कम जो खर्चे हुए हैं आपके, जो खर्चे हो रहे हैं यहाँ पर आपके 1,000 रुपए और 4,000 रुपए, उसमें जा रहा है। तो यानी कि 1000 जो आपका रेडियो पे खर्चा हो रहा है प्लस 4,000 जो आपका टीवी पे खर्चा हो रहा है, इन दोनों को मिला के इट कैन नॉट बी मोर देन 12,000। सो इट हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू 12,000, क्योंकि इससे ज़्यादा आपके पास पैसा ही अवेलेबल नहीं है। तो ये हो गया आपका तीसरा कॉन्स्ट्रेंट। तो ये 3 कॉन्स्ट्रेंट वाली इक्वेशंस मेरे सामने आ गई। आई होप ये कॉन्टेक्स्ट सबको समझ में आया। नाउ नाउ दैट आई हैव गॉट 3 इक्वेशंस, अब ये 3 इक्वेशंस क्या है? ये है मेरी लीनियर इक्वेशंस। किस चीज के बेसिस पर? कॉन्स्ट्रेंट्स के बेसिस पर अब मुझे बताओ, क्या हमने सिर्फ यही पढ़ा है? क्या हमने सिर्फ कॉन्स्ट्रेंट की बातें करी है? नहीं। ये तो हो गया कि ये फैक्ट है, ये हमें फॉलो करना है, ये हमें एक्सेप्ट करना है। हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। हमें नहीं पता कितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं, वो हमें क्वेश्चन नहीं बताएगा, लेकिन हमें ढूंढना है। तो हमारा जो क्वेश्चन अल्टीमेटली बन के सामने आ रहा है वो ये है कि 1,000 रुपए, यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना, 1,000 रुपए प्रॉफिट इसका हो सकता है, 2,000 इसका हो सकता है। तो अगर 1,000 रुपए रेडियो का प्रॉफिट हो रहा है और 2,000 टीवी का प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, कीपिंग इन माइंड ऑल दीज 3 कॉन्स्ट्रेंट? दिस इज द क्वेश्चन। तो अभी जो इतनी हमने कथा करी है, इसमें हम सिर्फ यहीं तक पहुंच पाए हैं कंक्लूजन तक कि ये हमारा क्वेश्चन फॉर्म हुआ है। ये जो है, दिस वी हैव टू फाइंड आउट, हमें z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो दिस इज द objective function. What do we want to achieve? We want maximization. So what is the equation for that? Z is equal to 1000x plus 2000y. ठीक है, और इसमें x एंड y की वैल्यूज हमें ऐसी रखनी है जो कि इन वैल्यूज को, इन लीनियर इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करें, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टेंट है, इनके एम्बिट के बाहर जाकर हम काम कर नहीं सकते। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन। अब यहाँ तक की बात अगर समझ आ गई, देखो एग्जाम में ना ये भी पूछा जा सकता है सिंपल आपको, कि आपके पास ये 3 पॉइंट्स दिए हैं और ऑप्शन दे दिया है कि व्हाट विल बी द इक्वेशंस फॉर्म्ड, और आपको अलग अलग इक्वेशंस दे दी जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये ऐसे फॉर्म हो जाती है ना। अगर ये मेरे को टेक्स्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन उससे फॉर्म कैसे करनी है। दैट इज द वन टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू कैन गेट। सेकेंड इज, आपको ये लिखा हुआ दे सकते हैं बेसिक्स, ये है ना, और आपको बोला जा सकता है कि व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसमें से क्या है, और ऑप्शंस में पूछा जा सकता है कि भाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताओ क्या बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनाना है। ठीक है, तो अलग अलग तोड़ मड़ोड़ के कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। यू जस्ट हैव टू नो द कॉन्सेप्ट वेल। तो यहाँ तक की कहानी पता चल गई। अब हम बात करते हैं नॉन नेगेटिविटी की। क्यों कहा गया था नॉन नेगेटिविटी? अब देखो, जिनको भी मैथ्स का थोड़ा बहुत आइडिया है उनको पता होगा कि ग्राफ हम हमेशा सोचते हैं कि ऐसे बनता है ना, ये एल बनता है और इसके ऊपर ग्राफ बनता है, जबकि ऐसा नहीं होता। ये ऐसे एक्सटेंडेड होता है। ये होते हैं पॉजिटिव क्वाड्रेंट। ये होता है जिसमें कि वाई एक्स नेगेटिव है। इस मैं बता देती हूँ, रुको। ये एक्स है, ये वाई होता है, ये एक्स माइनस होता है या नेगेटिव होता है, ये वाई नेगेटिव होता है। तो इस वाले क्वाड्रेंट में जो भी फॉल करेगा उसमें एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होंगे। इसमें जो भी फॉल करेगा उसमें एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। इसमें जो भी फॉल करेगा उसमें वाई नेगेटिव होगा और एक्स पॉजिटिव होगा। और इस वाले क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। इसीलिए, और क्योंकि हमारी एक्स एंड वाई की कंडीशन है कि दे कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए वो हमेशा इस क्वाड्रेंट में फॉल करेंगे। तो जो भी लीनियर इक्वेशन हमारी बनेगी वो ग्राफिकल अप्रोच के तहत हमेशा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज, अब आपको बनानी है कॉन्स्ट्रेंट लाइंस। तो ये जो अलग अलग इक्वेशंस हमने बनाई हैं, एक्स वाई प्लस वाई, यही लिखी हुई है यहाँ पे, एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस 4y, है ना। ये 0 0 को काट दो, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू, या इसको भी हटाओ, इज इक्वल टू 12, है ना। वी कैन राइट इट लाइक दिस। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन। सिंप्लीफाई कर दिया आपने उसको। तो ये जो तीनों कॉन्स्ट्रेंट्स हैं इनको आपको यहाँ ग्राफ में क्या बोलते हैं, ग्राफ में प्लेस करना है। कैसे करोगे प्लेस? ये मान लो पहली इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, ब्लू लाइन जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये कैसे बनी ब्लू लाइन? ये ब्लू लाइन ऐसे बनी कि आपने इक्वेशन, एक बार आपने x की वैल्यू 0 लगा देनी है। ठीक है, आप फिर y ढूंढना है कितना आएगा, और एक बार y की वैल्यू 0 लगा देनी है और x ढूंढना है कितना है। अब मुझे एक बात बताओ, इस इक्वेशन में अगर मैं x को 0 कर दूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। अगर मैं इस इक्वेशन में x को ढूंढूं और y की वैल्यू 0 कर दूं तो x विल बी इक्वल टू 4। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। सिंपल बात है यार। एक बार आपने x की वैल्यू 0 डाली, y की वैल्यू ढूंढी, एक बार y की वैल्यू 0 डाली, x की वैल्यू ढूंढी। तो ये जो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4।
तो x यहाँ पर 0 कितने में है, दिस इज x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4। ये पॉइंट जो है a, अगर मैं इस पॉइंट को ग्राफ पे प्लेस करूंगी तो मेरे पास ये a पॉइंट बनकर आएगा यहाँ पर। अगर मैं इस पॉइंट को, y तो है 0 और x है 4, 1 2 3 4, ये तो ये जो मेरा b पॉइंट है, इसके अगर मैं इसको मैं ग्राफ पे प्लेस करूंगी सो दिस विल बी माय बी पॉइंट। तो जब मैं ए और बी पॉइंट को मिला दूंगी तो मेरे पास ये ब्लू लाइन आ जाएगी और ये दर्शा रही है मेरे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को। तो ये जो इक्वेशन है इसको मैं ग्राफिकली अगर एक लाइन के माध्यम से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मेरे पास ये ब्लू लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो ये ब्लू लाइन जो है ये दर्शाती है इस इक्वेशन को। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 डालूंगी तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी, है ना। तो ये जो ऑरेंज लाइन है इसलिए हवा में जा रही है बिकॉज ये ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर कहीं 10 होगा, ये वहां पर मिक्स हो जाएगा। ठीक है, मैच हो जाएगा, इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग वैल्यूज, एक बार x की वैल्यू 0 डालो, एक बार y की 0 डालो, तो आपके पास दो पॉइंट्स मिल जाएंगे, उनको ज्वाइन कर दो, यू विल गेट योर इक्वेशन। ठीक है, अब एक बार अगर आपने ग्राफ में इक्वेशन पुट कर दी, अब क्या करना है, अब आपने फीजिबल रीजन को ढूंढना है। अब ये तीनों लाइंस आ गई, कॉन्स्टेंट लाइन। अगर मैं यहां पर सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूं तो मेरे ऑरेंज लाइन तो सेटिस्फाई हो जाएगी क्योंकि ऑरेंज लाइन के नीचे जो भी आ रहा है वो सोल्यूशन का पार्ट है, लेकिन उसमें ये ब्लू लाइन के बाहर है, ब्लू कांस्टेंट के और ग्रीन कांस्टेंट के बाहर है, मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मैं फिजिबल रीजन ढूंढूंगी, यानी कि वो रीजन जो कि इन तीनों लाइन के नीचे फॉल कर रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है और इन तीनों लाइन के एरिया को कवर कर रहा है। तो मेरे पास पता है कौन सा फिजिबल रीजन आ गया, ये वाला। ये मेरे पास एक क्वाड्रेंट बन गया, एक पॉलीगन सा बन गया, एंड दिस इज माय फीजिबल सोल्यूशन। यानी कि जो मेरा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की चाहत है ना, वो यहाँ इस रीजन के अंदर कहीं ना कहीं फुलफिल होगी, क्योंकि इस रीजन में मेरे जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं कि मैं इतने मशीन आर्स यूज कर सकती हूँ, इतनी अपनी कॉस्ट रख सकती हूँ, पैसे मेरे पास 12,000 से ज्यादा है नहीं, उन चीजों को फुलफिल करके मेरा सोल्यूशन यहाँ पर कहीं पर लाए करेगा। सो उसके लिए मुझे ढूंढनी पड़ेगी आइसो प्रॉफिट लाइन। आइसो प्रॉफिट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसपे कि कहीं पर भी आप पॉइंट प्लेस कर दो वो हमेशा सेम प्रॉफिट को दर्शाती है। ठीक है, तो मुझे बस आइसो प्रॉफिट लाइन फाइंड आउट करनी है। वंस आई फाइंड इट, डजंट मैटर, सोल्यूशन कैन बी हियर 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 और हियर, बट माई प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज्ड। सो दैट इज वन थिंग। सो आइसो प्रॉफिट लाइन शो करनी है और उसके लिए क्या करना है, उसके लिए जो हमारी इक्वेशन थी, क्या थी इक्वेशन, 1000, वो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली इक्वेशन थी, 1000x 2000y इज इक्वल टू z। ठीक है, 1000x प्लस 2000y, ये ऑब्जेक्टिव इक्वेशन है ना मेरी, है कि नहीं, बिल्कुल है। अब इसमें से मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है। मैं स्लोप कैसे फाइंड आउट करूंगी, मैं स्लोप फाइंड आउट करूंगी इस फॉर्म में, इस इक्वेशन को लिख के। देखो मुझे पता है ये कंफ्यूजिंग हो रहा है, आपको लग रहा होगा मैम इतना लंबा है ना, बट कोई बात नहीं, इस वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखना। mx प्लस सी, m इज व्हाट, m इज अ कांस्टेंट, c इज आल्सो अ कांस्टेंट, y हमें ढूंढना है और x जो है दैट इज अ वेरिएबल और y इज आल्सो अ वेरिएबल। ठीक है, तो ये जो लाइन लिखी है ना यहाँ पर, ये जो मैंने लिखा हुआ है, समझो बात को, ये जो मैंने लिखा हुआ है, मुझे इसको तोड़ मड़ोड़ के इस फॉर्म में लेके आना है, क्या जहां पर कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में मेरे पास इक्वेशन आ जाए और m जो निकलेगा वो मेरा स्लोप ऑफ द आइसोप्रॉफिट लाइन होगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ मैं कैसे तोड़ सकती हूँ इस इक्वेशन को। सबसे पहली चीज, मुझे y अकेला चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये मेरी इक्वेशन थी 1000x प्लस 2000y इज इक्वल टू z। मुझे y अकेला चाहिए, तो 2000y मैंने अकेला लिख दिया, z माइनस 1000x ऐसे लिख सकते हैं, मैथ्स में ऐसे ही करते हैं ना यार, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। x मुझे इस तरफ चाहिए, लेफ्ट साइड पे x चाहिए, और ये जो z है जो कि कांस्टेंट को दर्शाता है, z जो है c का काम कर सकता है, समझ रहे हो ना, z एक कांस्टेंट है, c भी एक कांस्टेंट है, तो z c का काम कर सकता है, तो इसको मुझे c की पोजीशन पे लेके आना है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, 1000x प्लस z, सेम चीज ही लिखी है, बस इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, सेम चीज है ना। y को मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ना है, मैं नहीं चाहती कि y के साथ ये 2000 भी रहे, तो ये 2000 इधर आ जाएगा और जब ये इक्वेशन के इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा 2000 अपॉन 2000। तो ये क्या अब आपको थोड़ा सा इस फॉर्म में लग रही है, अब देखो, नजर बदल के देखो जरा आप, ये लो, क्या अब आपको ये इक्वेशन y इज इक्वल टू m x प्लस c के फॉर्म में लग रही है, बिल्कुल लग रही है ना। ये z जो है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 1 2 3 4 200 2 500 व्हाटएवर, उसको डिवाइड करेंगे 2000 से तो उस कोई डिजिट ही आएगा ना, कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी ना, तो वो c को हम दर्शा सकते हैं, सो दैट इज c। ठीक है, सो दिस कैन बी c
और m जो है ये आपका स्लोप आ गया। क्या आया है स्लोप? x जो है वो अकेला रह गया, y को हमने इक्वेट कर दिया और स्लोप जो है वो मेरा आ गया -1000 अपॉन 2000। तो ये 0 0 का कुछ करना है? कुछ भी नहीं करना, 1/2। तो दिस इज माई स्लोप -1/2। अब जब मेरे पास ये आइसोप्रॉफिट लाइन का स्लोप आ गया, यानी कि एक ऐसी लाइन जो कि इस फीजिबिलिटी रीजन में लाई कर रही है, और यहाँ पर प्रॉफिट जो है लाइन के किसी भी पॉइंट पे उठा लो, मान लो ये मेरी आइसोप्रॉफिट लाइन आई है, इस आइसोप्रॉफिट लाइन पर कहीं पर भी पॉइंट उठा लो, मेरा जो प्रॉफिट है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ाती जाऊंगी तो ये पूरा प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज होता रहेगा, लेकिन इट हैज टू ऑलवेज फॉल विद इन द फीजिबिलिटी एरिया। फीजिबिलिटी एरिया के बाहर आइसो प्रॉफिट लाइन गई तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टेंट ही फुलफिल नहीं हो रहे। तो अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुझे अब स्लोप पता चल गया 1/2, मुझे इक्वेशन पता है मेरी तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने सिंपल यहाँ पर ये जो आइसोप्रॉफिट लाइन है ना, इसमें अलग अलग इक्वेशंस डालनी स्टार्ट करी, अलग अलग वैल्यूज डालनी स्टार्ट करी, और जहां पर मेरी वैल्यू मुझे लगी मैक्सिमाइज है वो मेरा जो है इक्वेशन बन गई और वहां से रिजल्ट आ गया। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, अभी समझ लेते हैं। ओके, सो आइसोप्रॉफिट लाइन का आपके पास स्लोप आया 1/2। ठीक है, अब आपके पास स्लोप है, जिस इक्वेशन से वो स्लोप बना वो है, तो जब आप उसको ग्राफ में प्लेस करोगे ना, आपके पास इस तरीके की डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन आ जाएगी, बिकॉज इसका स्लोप नेगेटिव में है, तो ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन आएगी। तो ये जब आपके पास लाइन आ गई, यहाँ पर ये लाइन कहीं पर भी फॉल कर सकती है, लेकिन हमें वो वाली लाइन ढूंढनी है। अगर आपने ये वाली लाइन को बोल दिया कि जी ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है, इट इज नॉट द मैक्सिमम प्रॉफिट। वाई? क्योंकि पूरा फिजिबिलिटी रीजन आपके पास खाली पड़ा हुआ है। आपको मैक्सिमम करना है, यानी कि आपको इसको राइटवर्ड मोस्ट शिफ्ट करना है कि सारे रिसोर्सेज भी यूज हो जाए, लेकिन आपका जो कॉन्स्ट्रेंट है वो भी डिफाइन ना हो। तो या जब आप इसको राइट वर्ड और राइट वर्ड शिफ्ट करोगे ना, एक इस तरीके की लाइन बन सकती है जो कि लास्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगी आइसो प्रॉफिट लाइन और आपकी जो कॉन्स्ट्रेंट लाइन है उसके बीच में। ठीक है, ये जो सोल्यूशन होगा ये आपका ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा। एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपकी आइसो प्रॉफिट आपकी कॉन्स्ट्रेंट्स फीजिबिलिटी एरिया के लास्ट पॉइंट को टच कर रही है। ठीक है, सो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये जो पॉइंट है वो ये है, आइसो प्रॉफिट लाइन लेट्स से ये भी इसी तरह की बन रही थी, एंड दिस समहाउ बिकेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपको अब इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। कैसे फाइंड आउट करोगे? आप सिंपल, अब मुझे एक बात बताओ, अब आपको स्लोप पता चल गया, सब पता चल गया, क्या आप x प्लस 4 = 4 लिखकर x की वैल्यू को 4 माइनस वाई लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। क्या आप ये दूसरी इक्वेशन उठाकर x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 जहां पर लिखा है, क्या आप इस इक्वेशन को उठाकर इसमें x की वैल्यू डाल सकते हो? 4 माइनस वाई प्लस 4y, एक तो 4 को मैं ऐसे लिखूं जरा, इज इक्वल टू 12। कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पर 3y आ गया, 4 को उठा के मैं इधर ले गई, 12 माइनस 4 8 आ गया। तो y की वैल्यू 8/3 आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई। तो ये मेरे पास y का कोऑर्डिनेट आ गया। इसी वैल्यू को उठाकर मैंने इस इक्वेशन में प्लेस कर दिया। x जो था इट वाज इक्वल टू 4 माइनस 8/3। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास 4/3 आ जाएगा। तो मेरे पास x और y की वैल्यूज आ गई, x एंड y की मेरे पास वैल्यूज ही आ गई। ठीक है, तो नाउ ये था मेरा वो वाला पॉइंट जहां पर मेरे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होने थे। अब वहां पर मुझे जो वेरिएबल्स थे उनकी वैल्यू पता चल गई, तो क्या अब मैं अपने z की वैल्यू निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। तो जो मेरा क्वेश्चन था स्टार्टिंग में कि भाई प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करें जब 1000x, ठीक है, 1000 प्रॉफिट जो है वो मुझे x से आ सकता है, 2000 जो है प्रॉफिट वो मुझे y से आ सकता है, लेकिन इसको मैक्सिमाइज कैसे करें और कितना तक कर सकते हैं? तो इसमें अगर मैं 4/3 रेडियो बनाऊंगी, पता नहीं कैसे बनाएंगे 4/3, बट क्वेश्चन ने बोला है तो हम बनाएंगे। 2000 मतलब 8/3 जो है वो टीवी बनाएंगे, तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब क्या है, अब कुछ वेरिएबल बचा ही नहीं, अब आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशन है। इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया, दैट विल बी 6670 अप्रोक्सीमेटली। राइट, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गो अबाउट इट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई बात नहीं, क्विक रिविजन कर लेते हैं। देखो, पहले हमने कॉन्स्टेंट से 3 इक्वेशंस बनाई, फिर हमने अपनी क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिव इक्वेशन बनाई, फिर हमने उन इक्वेशंस से आइसोप्रॉफिट लाइन, सबसे पहले हमने फीजिबिलिटी रीजन आइडेंटिफाई किया, उसके बाद आइसोप्रॉफिट लाइन के लिए हमने उसका स्लोप निकाला,
ठीक है, स्लोप निकाला, हमारे पास लाइन आ गई, उस लाइन को इंटरसेक्ट करके हमने मैक्सिमम पॉइंट निकाला कि कहाँ पर फिजिबिलिटी एरिया के वो पॉइंट लाई कर सकता है, और हमने उसके कोऑर्डिनेट्स निकाले। वो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर देखकर नहीं निकालने, तो मैथमेटिकली आप इन इक्वेशंस की मदद से भी निकाल सकते हो, नो बिग डील। और जो आपके पास कोऑर्डिनेट है उसको आपने प्रॉफिट, जो आपकी ऑब्जेक्टिव इक्वेशन है, उसमें डाल दिया, सिंपल। ठीक है, तो इसको एक दो बार देखना है एंड यू विल गेट यूज टू इट। की इनसाइट्स यहाँ से क्या निकल कर आए हैं, यहाँ पर हमने पूरा का पूरा असेंबली टाइम इस्तेमाल किया, पूरा कैश इस्तेमाल किया, मशीन सेंटर जो है उसके अंदर स्पेयर कैपेसिटी भी बची रही, लिक्विडिटी भी पैसों की बची रही, और हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया। तो हमने सारी सिचुएशंस को यहाँ पर फुलफिल कर दिया। Important theoretical results, at least one optimum solution lies at every vertex of feasible region। कह रहे हैं कि ये जो लाइन है ना, हर एक वर्टेक्स पे एक feasible solution, एक अच्छा solution लाई करता है। आपको कौन सा चूज करना है, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। सो आइसोप्रॉफिट लाइन जो है, अगर ये मल्टीपल बाउंड्रीज के साथ, लेट्स से ऑरेंज लाइन ऐसे ना होकर ऐसे होती, ठीक है, तो आइसोप्रॉफिट हो सकता है इसके ऊपर लाई कर लेती, यहां पर भी आ सकता था, यहां पर भी आ सकता था, ठीक है, बट इसके बाहर, तीनों लाइंस के बाहर नहीं जा सकता। तो मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ग्राफिकल मेथड बिकम्स वेरी इनएफिशिएंट व्हेन कॉन्स्ट्रेंट इंक्रीज। दो तीन कॉन्स्ट्रेंट थे, ठीक है, लेकिन 5-6 कॉन्स्ट्रेंट होंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। सो दिस इज द होल summary of the lecture, and this is the question that we have to practice. Which of the following statements are necessary conditions for problems to be formulated as linear programming? तो all relationships must be linear, बिल्कुल सही बात है। Coefficient certain और constant होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। डिसीजन वेरिएबल्स कैन अज्यूम नेगेटिव वैल्यूज, नहीं, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना, हमेशा नॉन नेगेटिव होना, फ्रैक्शनल जरूर हो सकते हैं, तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर एलिमेंट, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज द कोर एलिमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना, ऑप्टिममली एलोकेट करना लिमिटेड रिसोर्सेज को, यस, दिस इज द एग्जैक्ट मोटिव ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इसके साथ ही हमने बढ़िया तरीके से ये लेक्चर कवर कर लिया है। ऑल्सो आई वांट टू टेल यू कि अगर आप कैब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये सिर्फ वन टाइम सेल ऑफर जो है एड्यूटैप लेकर आया है, जिसमें आपको 81% तक का ऑफ मिल सकता है कैब के किसी भी कोर्स पे, चाहे वो इंडिविजुअल मास्टर कोर्स हो, टेस्ट सीरीज हो, या टोटल मास्टर कोर्स हो। लेकिन ये सिर्फ आज ही के लिए लिमिटेड है, एंड इट इज एक्सपायरिंग टुडे एट मिडनाइट। सो दिस कोड इज ओनली अवेलेबल फॉर टुडे, वन टाइम 81 कोड का इस्तेमाल आप कर सकते हो। आपको इसको यूज कैसे करना है, यू हैव टू गो टू edutap.in, ठीक है, edutap.in पर जाकर कोर्सेज में आपको कैब में क्लिक करना है, और आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यू विल कम अक्रॉस ऑल दीज कोर्सेज। यहाँ पर आपको कैब का मास्टर कोर्स दिख जाएगा, जिसमें रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाते हैं आपको 10 से 20 मिनट के, आधे घंटे के, अपनी कन्वीनियंस पे आप देख सकते हो, नोट्स मिल जाते हैं रिविजन के लिए, एंड प्रैक्टिस के लिए ये सब कुछ मिल जाता है। ठीक है जी, तो आपके पास मास्टर कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पर, तो ये सब कुछ आप चेकआउट कर सकते हो। सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प्ड। If you have any more queries, you can reach out to us on the given information. I will see you in the next class. Thank you so much.